ये पहले से सोच के रखा था कि कहाँ कहाँ पर हमको हमला करना है और किस तरीके से पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा करना है, और हमने किया। तो हमने जो जो आतंकवादियों के ठिकाने थे हमने उनके ऊपर हमला किया। जब फतेह से हमला किया तो हमने जो हमारे पास बहुत ताकतवर मिसाइलें थीं, जिसमें से ब्रह्मोस भी एक है, तो उसने हमला किया और हमने उनको लगभग हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कोई क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की? पाकिस्तान की कभी कोई क्रेडिबिलिटी न थी, न है, न रहेगी। इतना विध्वंसक था ये हमला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे गिड़गिड़ाते हैं उस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया। जो S-400 सिस्टम है जी, जो पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, तो आपको क्या लगता है कि और ज़्यादा इसको और विकसित किया जाएगा? जब मिसाइल पावर की बात आती है, मिसाइल शक्ति की बात आती है, भारत मिसाइल के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है और है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से जो बड़ा बदला लिया है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की खूब चर्चा हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं DRDO के एक्स चीफ सुधीर मिश्रा जी, जो बताएंगे कैसे ब्रह्मोस मिसाइल गेम चेंजर साबित हुई। स्वागत है आपका सुधीर जी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। क्या क्या खूबियां हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है? ब्रह्मोस मिसाइल एक यूनिवर्सल, यानी जिसको आप जमीन से, पानी से, हवा से, तीनों से उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम यूनिवर्सल मिसाइल कहते हैं। अब ये जो मिसाइल है, आप इसको जो हमारे युद्धक जलपोत होते हैं उनके ऊपर रख सकते हैं। आप इसको सबमरीन में भी, पनडुब्बी में भी लगा सकते हैं। इस मिसाइल को आप सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, और सुखोई 30 लगाने के बाद हम सुखोई 30 से ज़मीन पर या सुखोई 30 से समुद्र में चलने वाले किसी भी दुश्मन के युद्धपोत पर, और ज़मीन से जब हम इसको उपयोग करते हैं तो ज़मीन से ज़मीन या ज़मीन से समुद्र। एक चीज की चर्चा जो खूब हो रही है, हाँ, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, या जब पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया उसके बाद, क्या उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा रोल था और कौन से प्लेन्स, फाइटर जेट से हमला किया गया? ऐसा सुना गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल कई जगह उपयोग में लाई गई है। जैसे सुखोई 30 से जो भी लैंड टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया गया है। लेकिन दोनों की जो कैपेबिलिटी है, दोनों की जो ताकत है, चाहे वो ज़मीन से ज़मीन हो या समुद्र से ज़मीन हो, वो दोनों एक ही हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे हमारी वायुसेना, थल सेना और नेवी यानी तीनों सेनाएं यूज करती हैं। हाँ, तीनों सेनाएं इस मिसाइल को उपयोग में ला सकती हैं। और पाकिस्तान को बड़ा नाज है उनकी फतेह मिसाइल पर, जो एक कहा जाता है कि छोड़ी भी गई थी और जिसे हवा में ही मार गिराया गया। आपके पास क्या जानकारी है? फतेह मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल हम उनको कहते हैं जो, आपने देखा होगा कि जब हम पत्थर फेंकते हैं हवा में तो पहले तो पत्थर वो ऊपर जाता है, फिर वो पत्थर नीचे आता है। एक पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोला जैसे होता है, तो वो वैसा रास्ता होता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप, जैसे एयरक्राफ्ट होता है, हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज को आप तरह तरह से उड़ा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, बीच में किसी भी तरीके से। अच्छा, हवा में ही अपना रास्ता दिशा बदल सकता है, ये अपनी अपनी दिशा बदल सकती है ये हवा में। तो ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है। लेकिन जो पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल हमारे ऊपर छोड़ी थी, उसकी दिशा नहीं बदल सकते आप। एक बार आप उसने लॉन्च कर दिया आपने, तो फिर वो जाएगी और जाके सीधे जहां टारगेट है वहां गिरेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मिसाइल दिल्ली की ओर आ रही थी और सिरसा में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक दिया। और देखिए, शुरू में तो हमारा सिर्फ ड्रोन जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन जो फतेह मिसाइल का उपयोग किया है तो उस मिसाइल ने थोड़ा सा जो सिचुएशन है, जो उसको थोड़ा ख़राब कर दिया। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना था हमला हमारे ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने हमला किया है तो उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुंहतोड़ तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, इसको कहना चाहिए कि
इतना विध्वंसक था ये हमला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे गिड़गिड़ाते हैं। हमारी हिंदी पिक्चरों में जो आपको शोले पिक्चर याद है जिसमें जब धर्मेंद्र गब्बर सिंह को मारता है और गब्बर सिंह कितना घिघिया के बोलता है कि मेरे को मत मारो मत मारो, तो भारत ने उस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो पाकिस्तान उसके बाद ही सीज फायर के लिए राजी हुआ होगा, क्योंकि अभी जो कई तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान के जो कई एयरबेस हैं, लगातार कई बड़ा नुकसान वहाँ पे पहुँचा है। तो क्या लग रहा है आपको उसी के बाद वो सीज फायर के लिए, क्योंकि सीज फायर करने के बाद भी उसने लगातार हमले जारी रखे, हाँ, क्या उनकी सेना, उनकी जो प्रधानमंत्री उनके कंट्रोल में नहीं है? अब देखिए हम एक एक प्रश्न को एक जी एक बार लेते हैं। जी आपने पूछा था कि आप जो डिस्कस कर रहे थे कि जो फतेह मिसाइल है, तो फतेह मिसाइल आई, हमारी सेना ने उसके कारण, फतेह के कारण जो है वो उनके ऊपर हमला किया। तो ये बात लगभग सच लगती है, चूँकि जो हमारा एक मैसिव अटैक, जो हमारा एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, हमले का जवाब जो हुआ था, तो वो फतेह के बाद ही हुआ है। फतेह के बाद हम उसको एक देखिए पूरी जो हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट, जो ये पिछले 3 दिन में जो हुआ है, उसको हमको थोड़ा-सा अलग तरीके से देखना चाहिए। पहलगाम पर हमला हुआ, तो हमने जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, हमने उनके ऊपर हमला किया। हमने ना तो उनके मिलिट्री बेस पर हमला किया, ना ही उनके सिविलियन एरिया पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमको फिर उसके बाद जो हमला किया है, तो वो हमारे मिलिट्री जो बेसेस थे वो, और जहाँ आम जनता रहती थी, बल्कि हमारे मंदिर पर भी हमला किया उन्होंने, तो उसके ऊपर भी हमला किया। तो बात थोड़ी हाथ से दूर चली गई और उसके बाद उन्होंने फतेह से हमला किया। जब फतेह से हमला किया तो हमने जो हमारे पास बहुत ताकतवर मिसाइलें थीं, जिसमें से ब्रह्मोस भी एक है, तो उसने हमला किया और हमने उनको लगभग हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका से या इंग्लैंड से या उनके डीजीएमओ ने, भारत के जो डीजीएमओ हैं उनसे मदद मांगी और कहा कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था। और वहाँ पर आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री एक बहुत कमज़ोर पोस्ट पर होते हैं और सेना ही लगभग वहाँ पर रूल करती है, उन्हीं का सारी बातें चलती हैं। तो सेना ने जब सरेंडर कर दिया, जब डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी है और हमने 2 घंटे बाद उसका जवाब दिया है, तो इससे तो हमको यही समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ है। और मिसाइल साइंटिस्ट होने के कारण मेरा ये विश्वास है और मेरी ये कामना भी है कि मैं हमेशा उनको डरा के ही रखूं। पाकिस्तान को डरा के रखने में ही भारत का फ़ायदा है। इसमें सर एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है जी, हमारा, जो जी। मेक इन इंडिया के हथियारों ने पाकिस्तान की खूब कमर तोड़ी है इस बार। हाँ, तो इस पे क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग 40 साल जुड़े रहे हैं डीआरडीओ के साथ? जी हाँ। देखिए, भारत ने खुद मिसाइल बनाने की शुरुआत की थी 1982-1984 के लगभग, जब हमने आईजीएमडीपी प्रोग्राम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसके जो डॉक्टर कलाम ने शुरू किया था हैदराबाद में। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने बहुत तरीके की मिसाइलें डेवलप करी और जब करते गए उसके बाद हमने अस्त्रा मिसाइल डेवलप करी, फिर उसके बाद एलआरसेम, एमआरसेम डेवलप करी और जो उस समय की मिसाइलें थी उसमें से आकाश जो है वो एक बहुत सक्षम मिसाइल के रूप में उभर कर आई है। ये मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर और ये मिसाइल भारत ने निर्यात भी करी है और ये मिसाइल हमारी भारतीय वायुसेना, थल सेना, इन दोनों के पास मौजूद है। तो इस मिसाइल को पार करना पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमने निर्यात की है ये मिसाइल, तो जो देश इसको खरीदता है वो इस मिसाइल का कंपैरिजन करता है, इस मिसाइल के बारे में दूसरी जो मिसाइल हैं दूसरे देशों की, उनके साथ तुलना करता है कि ये मिसाइल कितनी अच्छी है और कितनी ख़राब है। तो उन्होंने तुलना की और तुलना करने के बाद उन्होंने देखा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल है, तो उन्होंने इसको ख़रीदा और ये मिसाइल जो है 25 किलोमीटर की रेंज में
दुश्मन के किसी भी हवाई जहाज को, यूएवी तो बहुत छोटा होता है, तो मैं बड़े यूएवी की बात कर रहा हूँ जो मतलब मेल और हेल होते हैं। मेल यानी कि जो मीडियम एल्टीट्यूड या हाई एल्टीट्यूड जो ड्रोन होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, उनको उनके लिए काफ़ी घातक है और उनको ये ला सकती है ज़मीन पर। तो ये बहुत अच्छी मिसाइल है आकाश। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था ध्वस्त। भारत की सेना ने। तो आपको क्या लगता है कि पूरी तैयारी थी, इतने सालों से हम लोग कई एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या इसका फ़ायदा हमें खूब मिला? क्योंकि निशाना बहुत सटीक था। एयरफोर्स ने खुद कहा है कि जो प्लान किया गया था कि जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने हैं और उस प्लान पर पूरा टारगेट हिट किया गया है। तो इस पर क्या लगता है आपको कि इसी के चलते पाकिस्तान में खूब खौफ का माहौल रहा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब पीस टाइम होता है, जब शांति काल होता है, तो हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं अलग-अलग देशों के साथ मिलके। हम बहुत सारे गेम भी प्लान करते हैं, खेल। एक जो कंप्यूटर गेमिंग होती है वो भी हम करते हैं, गेमिंग करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि हम कहाँ हैं और हमारे जो दुश्मन हैं, दुश्मन देश वो कहाँ पर हैं। तो हमने जब भी गेमिंग की है, हमने जब भी सिमुलेशन किया है या हमने जब भी दूसरे देशों के साथ मिलके ये एक्सरसाइजेस की हैं, तो हमने देखा है कि हम हर बार लगभग जीते हैं। और इस बार हमारी सेनाओं ने ये पहले से सोच के रखा था कि कहाँ-कहाँ पर हमको हमला करना है और किस तरीके से पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा करना है। और हमने किया, ये पूरी तरीके से किया। तभी तो 3 दिन में हमारे लिए भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। हमारे लिए लड़ना एक बहुत आसान बात है, हम सालों लड़ सकते हैं। लेकिन एक गरीब देश पाकिस्तान, जिसके पास रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो 2-3 दिन लड़ना ही एक बहुत बड़ी बात है। आपने मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी का जिक्र किया। जी। एक ऐसे साइंटिस्ट पूरी दुनिया जिनके काम का लोहा मानती है। आपने क्या-क्या सीखा? आप कहते हैं कि आपको उन्होंने भर्ती किया था। क्या-क्या कलाम जी के बारे में कुछ ऐसी यादें या कुछ किस्सा आप सुनाना चाहें दर्शकों को? हाँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस जन्म में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के साथ काम करने का मौका मिला। वो एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं थे शब्द नहीं यूज़ करूँगा, चूँकि हम सभी लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो हम लोग पाते हैं कि आज भी वो हमारे बीच हैं। तो हमने डॉक्टर कलाम साहब से जो सीखा वो सिर्फ़ तकनीकी नहीं था, बल्कि उसमें से बहुत सारा मानवीय था कि किस तरीके से टीम बनाना, किस तरीके से हमको दूसरों के साथ काम करना, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आपको याद होगा कि 1990s में 1980 और 90 के दशक में हमको जितने भी देश थे वो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, डिनाई करते थे। चूँकि हमने आपको याद होगा कि हमने वो बुद्धा 1, बुद्धा 2 वो किया था। तो इस कारण वो टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। तो वो हम सभी लोगों को चैलेंज करते थे कि एक तरीके से चैलेंज देते थे कि ये बनाना है और अगर तुम इसको बना लोगे तो तुम दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में जाने जाओगे। और ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, बल्कि भारत में बहुत सारे जिन कॉलेजेस के साथ हमारे कोऑपरेशन थे, बहुत सारे आईआईटीज़ के जिनके साथ हम काम करते थे, बहुत सारे सीएसआईआर की लैब्स हैं जिनके साथ काम करते थे, आईएससी बैंगलोर है जिनके साथ काम करते थे, डीआरडीओ की और भी लैब्स हैं जो काम करती थी। वो सब डॉक्टर कलाम से मोटिवेटेड रहती थी, उनकी लीडरशिप से मोटिवेटेड होती थी। उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल है, उनका जो रिव्यू करने का तरीका है, उन्होंने एक जो मैट्रिक्स मैनेजमेंट होता है कि हमने 5 प्रोजेक्ट किए थे। देखिए उस लैबोरेटरी ने कभी 1 प्रोजेक्ट भी नहीं किया था सफलतम प्रोजेक्ट, और उस लैब को 5 प्रोजेक्ट मिले थे एक साथ काम करने के, उतना ही मैन पावर था, उससे ज़्यादा लोग नहीं थे। उस स्थिति में किस तरीके से पाँचों प्रोजेक्ट को सफल बनाना और किस तरीके से ये देखना कि हर व्यक्ति, हर इंजीनियर, हर वैज्ञानिक, हर टेक्नीशियन अपनी बेस्ट, अपना सबसे अच्छा इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए दे सके, तो वो डॉक्टर कलाम ने हमको सिखाया। और जहाँ तक कहानियों की बात है, तो कहानियाँ तो इतनी सारी हैं कि कुछ मत पूछिए। कुछ आपको उन्होंने कभी प्रेरित किया हो, प्रभावित किया हो किसी चीज़ के लिए? डॉक्टर कलाम
ने एक जगह मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं एक युवा था काफ़ी, तो जब एक साढ़े 21 साल का था, 22 साल का था, 21-22 साल का था, जब कलाम साहब, तो उस समय काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं ज़िंदगी के बारे में। हमको पूरा फ़लसफ़ा नहीं मालूम होता। हम हर चीज़ को बहुत इनोसेंट, बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। तो एक बार मैंने डॉक्टर कलाम से कहा कि सर, हम लोग डिफेंस पे इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? हमको शिक्षा पर, साहित्य पर, हमको खेलों पर, उन सब जगहों पर पैसा खर्च करना चाहिए, और ये डिफेंस तो तब व्यर्थ, सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को बात करेंगे हम लोग। तो शाम को बात करने का कारण ये था कि शाम को हम लोगों के साथ खाना खाते थे, क्योंकि वो भी बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी, हम लोग भी बैचलर थे। तो हम सब लोग एक जगह मिलके खाना खाते, जो खाना कलाम साहब खाते थे वही खाना हम लोग भी खाते थे। तो खाना खाते समय उन्होंने मेरे से कहा कि अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया है, आओ बात करो। तो उन्होंने कहा कि एक सेंटेंस है जिसकी मीनिंग बहुत बड़ी किताब में भी लिखी जा सकती है, वो है स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर भारत ताकतवर होगा, अगर भारत शक्तिशाली होगा, तो दुनिया के अन्य देश भारत की इज्जत करेंगे, भारत की सराहना करेंगे, भारत से सीखेंगे। अगर तुम कमज़ोर हो, तो कमज़ोर व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। हम सबको मिलके भारत को ताकतवर बनाना है। तो जो भारत को ताकतवर बनाने की उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने जो हमको तरीका सिखाया, और जो ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर शक्तिशाली हो तो शक्तिशाली लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो उस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि आज तक ये मेरी कोशिश है कि भारत ताकतवर बने। किस तरीके से ताकतवर बने? शिक्षा में ताकतवर बने, खेलों में ताकतवर बने, डिफेंस में ताकतवर बने, हर जगह भारत को शक्तिशाली बनना चाहिए। तो ये डॉक्टर कलाम ने सिखाया।